मेरे वालों मेरे भाइयों साडी कमेटी वालों जय भीम जय भारत। अज असीं इत्थे दुबारा मनाउण लगे हैं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जयंती नूं। तुसीं सारे इस वीडियो च आही देखणगे, वीडियो सारी अंत तक देखियो, वीडियो का पूरा भरपूर फायदा चको। ठीक है, जय भीम जय भारत। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो। नाल करें जो बच्चे हूँ आए ना, अगर कुछ है मार्क लिस्ट लिया या अपने कुछ ना इंटर करा तो कराई लो पहले, क्योंकि इस पिछा खत्म होने के बाद अस बच्चे की समानत करना। अगर कुछ बच्चे का नाम बिच रही है तो निराश हो जाए कोई जाग तो वो ठीक नहीं लगता। मैं सबसे पहले आज के दिन की सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उस महामानव जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिनका नाम भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। स्टेज पे बुलाने जा रहा हूँ, मोनिका देवी स्टेज पे आए और अपने विचार रखें। और शीनो देवी जो है वो भजन के लिए तैयार रहेंगी। जय गुरुदेव सभी को। आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताना चाहूँगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के एक महान सूचक थे, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वह एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन, साथियों मैं चला छोड़ कर ये वतन, साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन, साथियों मैं चला जिंदगी भर ना सोया तुम्हारे लिए, लेकर आंसू आँखों में जलता रहा, कितनी मुश्किल उठाई ना जाने कोई, बनवा की अंगारों पे चलता रहा, मैंने अपना निभाया वचन, साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन, साथियों मैं चला छोड़ के ये वतन, साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन, साथियों मैं चला छोड़ कर ये वतन, साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन, साथियों हर हुनर की तालीम सबको दिया, दुश्मनों से यहाँ वो लड़ता रहा, हर हुनर की तालीम सभी को दिया, दुश्मनों से यहाँ वो लड़ता रहा, हर इंसान को इंसानियत के लिए खाली तूफान के आगे मैं बढ़ता रहा, किया जुल्मों सितम का खत्म, साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन, साथियों मैं चला छोड़ कर ये वतन, साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन, साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन, साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन, साथियों जय भीम जय भारत। वो कौम जो कभी अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, कभी जो तरक्की नहीं कर सकती। शीनो देवी जो है वो स्टेज पे आई। जब भी कोई स्टेज पे आता है मैं कहता हूँ कि उनका जोरदार तालियों से इस्तेमाल होना चाहिए। अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। इस महान मौके पर मैं आपको आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, जिसने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। जिन्होंने सबको साथ चलना सिखाया, जिसने सबको साथ चलना सिखाया, सबको अपने अधिकारों से अवगत कराया, दिया जिन्होंने एक नया हिंदुस्तान,
दिया जिन्होंने एक नया हिंदुस्तान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। जय हिंद, जय भारत। जय भीम। जय भीम। वेरी गुड। पार्टिसिपेंट यहाँ पे बुलाने से पहले मेरा बाबा साहब के ऊपर एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बुद्धि जी भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कुछ एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे नायब साहब भी बैठे हैं हमारे बीच। क्वेश्चन ये है कि हम बाबा साहब को कम मानते हैं, इतना नहीं जानते हैं। लास्ट में रखा है हमने बाबा साहब को, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो जाएंगे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं नहीं था रही टाइम लग गया था, चलिया गया, नहीं लग गया था, सारा पहले से करेगा काम लास्ट में रखा। इसलिए हम पढ़ाई भी इसी तरीके से, अगर बच्चा हमारा पढ़ रहा है, उसने किताब पकड़ी है, तो घर वाले कहते हैं कि किताब छोड़, अभी अभी जाको खेतरे च बकरियां पे दी या गाँव पे दी मोड़ आई जी बड़ी नहीं। मतलब गाँव जरूरी है पढ़ाई, बकरी जरूरी है पढ़ाई, कणक जरूरी। पढ़ाई जो हमने लास्ट में रखी, इसी तरीके से बाबा साहब को हमने लास्ट में रखा है। टाइम मिलेगा तो चलेंगे। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, मैं भी उसी में आता हूँ, मैं भी आप में ही आता हूँ, आपकी श्रेणी में, आपकी कैटेगरी में। हमारे लिए मुझे भी वही सवाल है कि सवाल ये है कि जो बाबा साहब ने दिया है उसको जरा साइड पे कर दो। सवाल समझ रहे हैं? जो बाबा साहब की वजह से हमें मिला है उसको साइड पे कर दो। जो बाबा साहब के बगैर जो हमारा अपना था, वो मुझे बताओ कि हमारा अपना क्या था उसके बगैर। सभी के लिए, जितने ज्यादातर जो मुलाजिम बैठे हैं उनके लिए, जब बच्चियां बैठी हैं जो स्कूल जा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, पढ़ रही हैं, जो बाबा साहब के ना दिया हाँ हमें, उसको छोड़ दो। उसके बगैर जो हमारा अपना था वो क्या है, वो बोलिए। कोई हाथ खड़ा करो, मैं करता हूँ हाथ। मेरे पास कुछ नहीं, उनके बगैर जो उनका दिया हुआ है मेरे पास है कुछ नहीं है। आपके पास कुछ होगा? अगर मैं पढ़ा हूँ तो बाबा साहब की बदौलत पढ़ा हूँ, अगर मुझे नौकरी मिली है तो बाबा साहब की वजह से मिली है, अगर मैं वोट डालने जाता हूँ तो बाबा साहब की बदौलत से जाता हूँ, अगर मेरे पास गाड़ी है तो बाबा साहब की वजह से, अगर मेरे पास घर है तो बाबा साहब की वजह से, अगर मेरा मान सम्मान इज्जत है तो बाबा साहब की वजह से है, अगर मेरी पहचान है तो बाबा साहब की वजह से है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद मैं आज किसी बोरी के नीचे पल्लेदारी करता हुआ मर गया होता, या तो फिर दिहाड़ी लगाता हुआ मर गया होता, या तो फिर अगर मरा नहीं होता तो अभी भी मेरे सिर पर लूंडा जो है वो मैंने उठाया होता। मेरे पास उनके बगैर कुछ नहीं है। आप लोगों के पास जरा बोलिए, अगर कुछ नहीं है तो फिर हम क्यों नहीं मानते? अगर हमारे घर में अगर एक ईंट लगी है तो वो बाबा साहब की देन है, वो एक ईंट। हम क्या कहते हैं जब हमारी नौकरी लगती है, कईयों की लगी होगी, अभी लगने वाली है, जब इससे पहले लगी थी, वो क्या करते हैं जब नौकरी लगी जाती है, नौकरी मिली बाबा साहब की बदौलत, बकरे दो बटुड़े पड़े होता है, मैंने देखा है। नौकरी किसकी बदौलत लगी? बाबा साहब की बदौलत। स्कूल किसकी बदौलत गए हम? बाबा साहब की बदौलत। रिजर्वेशन किसने दी हमें? बाबा साहब की बदौलत मिली। तो दो शिलू बटूरे यही थे, ऊंचे बड़े मेरे जब नौकरी लगी। ये क्या है? पीर बाबा हम भी मानते हैं। वो मैंने उधर मुझे टाइम नहीं लगा, मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया कि जिस गाड़ी में हम आ रहे थे, कार में आ रहे थे, जो लड़का कार लेकर आ रहा था वो पहले कह रहा था कि मेरी मैडम आज बहुत ठीक नहीं है, कुछ बीमार है, वो फिर भी बेचारा निकलाया। लेकिन जब हम सलाड़ी मोड़ से थोड़ा पीछे पहुंचे तो फोन आ गया, मैडम जी जो है वो फेंट हो गई हैं, बात नहीं कर रही हैं, अभी आ जाओ वापस घर। तो वो फिर भी हमें फिर में छोड़कर चला गया वापस। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो कुछ भी हैं बाबा साहब की बदौलत हैं। मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूँ ईशा भारती, स्टेज पे आए और विचार जो है वो उनके सामने रखें। जय भीम, जय भारत। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को अम्बेडकर जी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे स्पीच बोली थी, लेकिन स्पीच बोल के कोई फायदा नहीं है। आज भी मैं स्पीच लेके आई हूँ यहाँ पे, बट कोई फायदा नहीं है उसका बोलने का। आप सबको तो पता ही है कि अम्बेडकर जी ने हमें लाइफ में क्या क्या किया हुआ है, उनका जन्म कैसे हुआ,
उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी कितनी मुश्किलें देखी हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग इस बात को समझते ही नहीं है। क्या पता आप सबको मैं आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्या पता वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, बट आप मुझे बताना है इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जनरल कास्ट के जो आज आए हुए हैं। है कोई यहाँ जनरल कास्ट का? मेरे खुद के प्रोफेसर, मैं जम्मू में पढ़ती हूँ, मेरे खुद के प्रोफेसर, मैं पहले वहाँ जम्मू में पढ़ी, नगरोटा में पढ़ी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, मेरे कॉन्टैक्ट में कोई 60 टीचर होंगे, उन किसी में से किसी ने आज अम्बेडकर जी का स्टेटस तक नहीं डाला। ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं, हमारे देश के लोग कभी नहीं सुधर सकते। आज मैं यहाँ खुद स्पीच लेना नहीं आ रही थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे जबरदस्ती भेजा। मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरी सिस्टर गई थी एक दिन शादी में, वो बैठे हुए मेरी सिस्टर, वो शादी में गए, वहाँ पे वो खाना खाने लगे शादी में जाकर, तो एक औरत बोलती कुड़ी तो पाई ले खाया ऊना से खान दे पहला, तू कैसी आई? सुधर सकते हैं लोग हमारे? कभी नहीं सुधर सकते। उसके बाद मेरी चाची एक दिन, उनकी टांग में ना क्रैक आ गया था, मेरी चाची गए वहाँ पे, तो उस औरत ने बोला मैं ना अभी अभी नहाई हूँ, तू कल आया, फिर मैं दोबारा नहाने बोला। इतनी दर्द थी उनके पाँव में, लेकिन फिर वो वापिस गए घर में। कल हमारे वहाँ पे एक फंक्शन था, आंटी गए खाना लेने के लिए, हमारी कास्ट की थी, तो आंटी ने बोला कि खाना मैं यहाँ से ले लो, तो उस बंदे ने बोला कि नहीं, तो जहाँ पे चमैरो और माशों को खाना दिया जा रहा है तो वहाँ से खाना ले लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, तो उनके बारे में क्या बताना और क्या किसी को कुछ समझाना। स्पीच भी लाई हूँ मैं, तो मैं स्पीच भी बोल देती हूँ। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के सम्मान में आयोजित आज के कार्यक्रम में हर किसी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। 14 अप्रैल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने पूरा जीवन राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों के प्रति निछावर कर दिया। इससे पहले कि हम इस विशेष दिन का शुभारंभ करें और आगे बढ़ें, मैं आप सभी के समक्ष अम्बेडकर जयंती पर एक संक्षेप भाषण देने जा रही हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मोहा गांव में हुआ, ये पिता रामजी और माँ भीमाबाई की 14वीं संतान थी। इनके पिता रामजी ब्रिटिश सैन्य में मोहा चौनी में एक सैनिक थे। परिवार महार जाति से थे, जिससे लोग बहुत ही नीची जाति का मानते थे। उनका परिवार राष्ट्रीय था, जो महाराष्ट्र के रत्नावली जिले में अमरावती गांव से था। सैनिक में काम करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के पिता सूबेदार बन गए और वो हमेशा से अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सैनिक से रिटायर हो गए और वो परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद अम्बेडकर जी की माता भीमाबाई का बीमारी से चलते देहांत हो गया। अब अम्बेडकर समेत 14 भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परीक्षाओं में रहते हुए की। शुआशात और घृणा से डॉक्टर भी और सूतों को छुए बिना ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण अम्बेडकर जी के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें बच पाई। आसपास के सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव मन ही मन कूड़ा करते थे। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अशुद्ध होने के कारण वह दाखिला लेना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उन्होंने विनती की कि मैंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को एडमिशन भी ना मिल पाना एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन दिला दिया। अम्बेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को क्लास के बाहर बिठाया जाता था और टीचर उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। जहाँ तक कि अम्बेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिससे वो अपने हाथ में इकट्ठा करके पीते थे, क्योंकि मटके और गिलास को छूने तक की इजाज़त नहीं थी उन्हें। जिस दिन चपरासी नहीं आता था, उस दिन अम्बेडकर जी को प्यासा ही पूरा दिन निकालना पड़ता था। भीमराव जी स्कूल जाते समय कुएं से एक दिन पानी खींच के पीने लगे।
उन्हें ऐसा करते हुए कुछ ब्राह्मणों ने देख लिया तो उन ब्राह्मणों ने उन्हें चप्पल और जूतों से मारा और इस शर्त पर छोड़ा कि वो फिर कभी उस कुएं से पानी नहीं पिएंगे। और एक बार वो एक नाई के पास बाल कटवाने गए तो नाई ने बोला कि अरे ओ छूत, तू यहाँ कहाँ आ गया बाल कटवाने के लिए? मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, भाग जा यहाँ से। ये सुनकर उनको बहुत ठेस पहुंची, उनकी आंखें आंसुओं से भर आई और फिर उनके बाल उनकी बहन ने उनके घर पर ही काटे। ये सब मुश्किलों का सामना किया उन्होंने निश्चय किया कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे। उनके पिता सूबेदार रिटायर होने के बाद नौकरी की तलाश में बॉम्बे जा बसे और मराठा स्कूल में उन्होंने भीमराव जी का एडमिशन करवाया। उसके बाद उन्हें पुस्तकें इकट्ठे करके पढ़ने का शौक लग गया, लेकिन उनके पिताजी को उनका ये शौक काफ़ी महंगा पड़ गया। उन्होंने उसके बाद भीमराव जी को अल्फीना हाई स्कूल भेजा, लेकिन वहाँ भी अछूतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने उन्हें बोर्ड पर एक प्रश्न हल करने के लिए कहा। जैसे ही वो आगे बढ़े तो उच्च जाति के बच्चे चिल्ला उठे, अरे भीम, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो अछूत हो ना। बच्चे सब भागकर अपनी पुस्तकें और अपने टिफिन उठाने लगे, क्योंकि उनकी परछाई से वो अपवित्र हो जाएगा उनका खाना। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया और उन्हें 16 साल की उम्र में विवाह 9 साल की बीमाबाई से करा दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने अल्फीना कॉलेज में दाखिला लिया, जिसके कुछ वर्ष बाद वडोदरा के महाराजा ने उन्हें विद्यार्थियों को कोलंबो यूनिवर्सिटी अमेरिका भेज दिया। 4 साल बाद वो भारत वापस आए और बड़ौदा के महाराजा के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन अन्य अधिकारियों उनको ऊंचे पद पर काम करना पसंद नहीं आया। वो छोटी जात से थे, इसके चलते उनको इस पद से निकाल दिया गया। उसके बाद वो लंदन चले गए और उन्होंने वहाँ बीएससी, एमएससी और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद भीमराव जी भारत वापस लौटे और यहाँ वकालत शुरू की और उन्होंने देखा कि कैसे उच्च जाति के लोग छोटी जात के लोगों का शोषण करते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन काल इस छुआछूत को मिटाने के लिए समाप्त कर दिया। अतः वो एक अच्छे फिलोसफर, प्रोफेसर, राइटर और एक महान लीडर बने और उन्हें आज हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मानते हैं। अंत थोड़े से समय में उनके जीवन काल के बताने में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया। एट लास्ट ये शान, ये शौकत और ये ईमान ना होता, आज इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ अगर इस देश का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ना लिखा होता। जय भीम, जय भारत। और वो कह रही हैं कि मैं स्पीच बोली थी पिछले साल, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो मैं आज की स्पीच जो है नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं ईश्वर जी के लिए कहना चाहूँगा कि आपका एक साल का नहीं, एक दिन का संघर्ष जो है, आपने स्पीच बोली, असर नहीं हुआ और अब पीछे हटने लगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी ऐसे ही करते कि कोई असर नहीं हो रहा है, पीछे हट जाते, तो फिर कहाँ गई है ईश्वर जी? जी। तो हमें संघर्षों से कभी भी भागना नहीं है। सबसे पहले ये सोचिए हम यहाँ पे किसका जन्मदिन मना रहे हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं। अगर बाबा साहब का मना रहे हैं तो फिर पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। और संघर्षों के साए में घंघोर जवानी पलती है,
संघर्षों के साए में गंगोर जवानी पलती है। तो कह रहा हूँ संघर्षों के साए में गंगोर जवानी पलती है, इतिहास उस तरफ झुक जाता है जिस तरफ जवानी चलती है। तो आप नौजवान अगर पीछे हटना शुरू कर गए, हथियार डाल दिए, बाजू खड़े कर दिए, तो फिर मुझे नहीं लगता ये कारवां आगे बढ़ेगा। तो अभी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा दीपाक्षी भारद्वाज अपनी कविता लेकर आपके सामने। दीपाक्षी जी। जय भीम. A very good afternoon to all of you. Respected Honorable Chief Guest BMO beloved Dr. G.R. Kundal and the guest of honor Naib Tahsildar Shri Ashok Kumar and everyone who came today. I welcome you on this auspicious occasion of today. There are so many great men born in India. They have become immortal to the people of India for their credit. B.R. Ambedkar was one of them. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. He is popularly known as Baba Sahib. Today I am going to share with you a poem on Dr. Baba Sahib Ambedkar. अनेकों कष्टों को सहकर पाया शिक्षा का अधिकार, जाति प्रथा और छुआछूत की समस्या पर किया वार, संविधान बनाकर दिया दबे कुचलों को अधिकार, ऐसे थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। लिखने की इच्छा ना थी स्वार्थी इस कायर समाज पर, लिखने को मजबूर हुआ मैं तो बाबा साहब की नाखुश आवाज पर। मैं समाज की तारीफ में कोई गुणगान नहीं करूंगी, समाज के दुश्मनों का मरते दम सम्मान नहीं करूंगी। शर्मिंदगी है मुझको और होगी तुमको भी उन बातों की जो अब तक परिभाषा भी ना समझ पाए बाबा के संवादों की। क्या लिखूं मैं अपनी इस पिछड़ती हुई कौम पर, है पिघलने को जो तत्पर जा बैठी है उस मोम पर। वैसे तो हो आजाद देश में पर तुम्हारा कोई वजूद नहीं, सोए हो सबके सब पर मान पाने की सूद नहीं, आज़ादी के वर्षों बाद भी सम्मान पाने की सूद नहीं। क्या इसलिए बाबा साहब ने आज़ादी का मतलब समझाया था? क्या इसलिए उन्होंने तुमको गुलामी से लड़ना सिखलाया था? अरे बाबा के परम सपनों को ऐसे ना नकेरो तुम, और उनकी बनाई कौम को इस तरह ना बिखेरो तुम। बाबा साहब की जीवन कहानी तुम भूल गए, उनकी संघर्ष की वो जवानी तुम भूल गए, तोड़ दी सारी कस्में और वादे भी तुम भूल गए, और बाबा की दी वो सारी सौगातें तुम भूल गए। तुम स्वार्थी जरूर हो पर अन्य कुछ और नहीं, तुम्हारा वजूद क्या है करते तुम गौर नहीं। अधिकारी नेता का ताज तुम्हारे सिर पे नहीं, पूर्ण आज़ादी का स्वरूप साज तुम्हारे घर में नहीं। अरे याद करो था वो एक सिंह जिसने सारी विश्व को हिला डाला था, और तुम्हारे लिए ही मनुवादियों को अपने कदमों में झुका डाला था। गैर मनुवादियों को तुमने अपना सम्राट बनाया है, अपना आया आगे कोई तो तुमने उसको ठुकराया है। जाति जाति में भेद कर भाईचारा भी तुमने मिटा दिया, और बाबा के सपनों को तुमने कुंभकर्ण की नींद सुला दिया। भारत के संविधान निर्माता, दलित शोषितों के भाग्य विधाता, लोगों को दिया समानता का अधिकार, बनाई जनता की सरकार। न्याय और जातिवाद से लिया लोहा, लोगों के मन को मोहा, महिलाओं और दलितों को दिए अधिकार, सबके सपनों को किया साकार। दलितों के अधिकारों के लिए किया संघर्ष, हर चुनौती को स्वीकार कर किया संघर्ष। राष्ट्र निर्माता के लिए किया कार्य, हर चुनौती को किया स्वीकार। देश हित के लिए सहे हर अपमान, इसलिए आओ करे बाबा साहब का सम्मान। धन्यवाद। तो अभी आपने दीपाक्षी को सुना। थोड़ा सा कोई 2 मिनट फिर बाबा साहब के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब जब फॉरेन में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, इंग्लैंड में गए, अमेरिका में गए, तो वहाँ का उन्होंने जो सिस्टम देखा, वहाँ पे औरतों को जो राइट्स जो थे वो बिल्कुल बराबर के थे। वहाँ पे औरतें मर्दों के बराबर काम किया करती थी, ऑफिस जाती थी, स्कूल जाती थी। तो वो वहाँ का सिस्टम देखकर हैरान रह जाते हैं कि हमारे देश में औरतों को तो बाहर निकलने का ही अधिकार नहीं है। तो मैं जब यहाँ से पढ़कर वापस जाऊँगा, अगर मैं कुछ देश के लिए कर पाया तो ऐसा सिस्टम जो है मैं बनाना चाहूँगा अपने देश में जाकर। जब भी उनके जहन में कुछ बात आती थी नहीं, तो उसको वो अपने पास जो नोट कर लेते थे, लिख लेते थे। जैसे जैसे बाबा साहब वहाँ से पढ़कर वापस आए, तो बड़ौदा के महाराजा जो थे उनके साथ उनका वायदा हुआ था, क्योंकि उन्होंने उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। तो अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर वो जब वापस चले आए, क्योंकि उन्होंने वायदा किया हुआ था कि मैं आपके जहाँ पे नौकरी करूँगा, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। तो बाबा साहब जब पहले दिन ऑफिस में जाते हैं
बड़े ऑफिसर बनकर जाते हैं तो वहाँ पे उनके साथ पहुँच फिर से भी वही शुरू शुरू हो जाता है। और जब एक चपरासी जो है फायर उनके आगे फेंक देता है तो ऐसे दूर से फेंक कर देता है, तो उन्होंने देखा कि अभी जहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ पे पढ़ाई की कदर ही कुछ नहीं है, तो सिर्फ वो 11 दिन वहाँ पे अपनी नौकरी करते हैं। 11 दिन के बाद वो अपना रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करने के बाद फिर वो अपनी अधूरी पढ़ाई करने के लिए वापस चले जाते हैं लंदन में, और जब वहाँ से फिर जब वापस आते हैं पूरी पढ़ाई करके, तो जब इंडिया हमारे यहाँ पे आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद जहाँ पे सरकार बनती है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले जहाँ के कानून मंत्री बन जाते हैं। तो कानून मंत्री बनने के बाद जो उनके जहन में एक सपना था कि जहाँ पे औरतों को बराबरी का हक, उसमें कोई जातिवाद नहीं था, उसमें कोई स्पेशल कोई लोअर कास्ट की औरतें नहीं थी, उसमें किसी भी समाज की औरतें थी, चाहे वो निचली कास्ट से लेकर ऊपर तक जितने भी जहाँ पे मजहब हैं उनकी औरतें थी, सभी के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कानून पास कराना चाहा जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। तो हिंदू कोड बिल पास कराना चाहा था। हिंदू कोड बिल में क्या था कि औरतों के लिए बराबरी का हक, चाहे वो किसी भी वर्ग की औरत हो, लेकिन उनका ये प्रस्ताव जो है वहाँ पे पास नहीं किया गया, नहीं मंजूर किया गया कि ये यहाँ पे हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई मेंबर, वार्ड मेंबर बैठा होगा, कोई है, कोई हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। सरपंच भी बैठे होंगे, कोई वार्ड मेंबर की बात करते हैं। आप अपना वार्ड मेंबर जो है आप मरे हैं, क्या इस्तीफा दे सकते हैं? आप इस्तीफा दे दिया मैंने वार्ड मेंबर से, नहीं दे सकते। लेकिन बाबा साहब ने कानून मंत्री से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी बात वहाँ पे नहीं मानी गई थी, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे कुर्सी संभालने के लिए नहीं आया, मुझे सिर्फ कुर्सी चाहिए। अगर मेरा जो मैं काम करना चाहता हूँ अपने मंत्री पद पर रहकर, अगर मैं वो काम मेरा नहीं हो पा रहा है तो मुझे मंत्री रहने का कोई भी शौक नहीं है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन वही हिंदू कोड बिल जो है बाबा साहब का जोर लगाने से, बाबा साहब का इस्तीफा देने से 6 महीने के बाद वो बिल पास हो जाता है। मेरा कहने का भाव क्या है, मतलब क्या है कि बाबा साहब ने किसी स्पेशल कौम के लिए कोई काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया तो सभी के लिए काम किया है, पूरे देश के लिए काम किया है, पूरी कम्युनिटी के लिए काम किया है। अगर आज टीचर से लेकर बड़े बड़े ओहदों पे अगर औरतें बैठी हैं, वार्ड मेंबर से MLA MP तक औरतें बैठी हैं, चीफ मिनिस्टर बनी हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी हुई थी, जैसे सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी। अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है तो हिंदू कोड बिल जो है उसको जरूर पढ़ लेना और अपना शक शुबा जो है वो दूर कर लेना। तो मैं इसके बाद नाबिया भारद्वाज को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, वे प्लीज स्टेज पे आए और अपने विचार रखें। और इसके बाद डॉक्टर गोल्डी तैयार रहेंगे स्टेज के लिए। गुड आफ्टरनून वेल। अभी आपके सामने डॉक्टर गोल्डी स्टेज पे आएंगी और अपना जो भजन जो है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेगा। अधन्य अतिथिगण, वे यहाँ पे उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं बाबा साहेब की याद में आपको एक भजन सुनाना चाहूंगी। जय भीम। हो दुख ओही चलदे समाज बदले, बंदे कौम दे जेड़े दलेर हुंदे। कौन पुछदा है किदड़ा ते कावां नूं, कैद पिंजरे दे विच ही शेर हुंदे। इस कौम दे मसीहा दुखियां दे धरती, बाबा साहिब जी ने समाज दियां टुटियां हुईयां तकदीरां नूं किवें गंढिया। अज मैं इहो ब्याह करदी हां, सुन के जरा। मैं धी हां बाबा साहब दी, जिन्हां लिखिया सी संविधान। मैं धी हां बाबा साहब दी, जिन्हां लिखिया सी संविधान। ओदी कलम दा खट्टिया खाईदा
ऐसी सोच दी देगे साडे लिए बलिदान हो दुनिया लई आपां मर गए दुनिया लई आपां मर गए हुन पाया खास मुकाम भीम राव दी उच्ची सोच नू सब झुक झुक करते सलाम योदा होना जिहानी कोई होवना होना जिहानी कोई होवना ना कोई होना जिहा विद्वान ओ ऐसा गब्बर शेर सी जिन कलम बनाई तीर ओ ऐसा गब्बर शेर सी जिन कलम बनाई तीर जो हक दे सच ले लड़िया साडी बदल दी तकदीर जो हक दे सच ले लड़िया साडी बदल दी तकदीर ओ बने मसीहा कोमली ओ बने मसीहा कोमली ए ता जाने सारा जहान और रुलदी औरत दी पतनू रुलदी औरत दी पतनू उन्हें बनाया सिर दा ताज रुलदी औरत दी पतनू उन्हें बनाया सिर दा ताज माड़ी हालत वेख समाज दी चुकी कौम लई उन्हां आवाज माड़ी हालत वेख समाज दी चुकी कौम लई उन्हां आवाज कोई विरली मां है जमदी कोई विरली मां है जमदी पुत होना जिहा महान जय भीम जय भारत जय भीम। अब थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पे इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को अंबेडकर क्या है एक डेफिनेशन है। ये अंबेडकर क्या है, अंबेडकर की डेफिनेशन में आपसे नहीं पूछूंगा, मैं आपको खुद बताना चाहूंगा। ये अंबेडकर दरअसल में है क्या। लाखों करोड़ों की भीड़ के सामने अकेले चट्टान की तरह खड़े हो जाने का नाम अंबेडकर है। क्या है? लाखों करोड़ों की भीड़ के सामने, जी फौजी साहब, लाखों करोड़ों की भीड़ के सामने अकेले चट्टान की तरह खड़े हो जाने का नाम अंबेडकर है। दहकते हुए अंगारों पे नंगे पांव चलने का नाम अंबेडकर है। नामुमकिन को मुमकिन कर देने का नाम अंबेडकर है। और नंगी तलवार की धार पर नंगे पांव चलने का नाम अंबेडकर है। जय भीम। तो इसके बाद का पनाड़िया अभी स्टेज पे आएंगे आपके सामने और अपने विचार रखेंगी। जय भीम जय भारत। बाबा साहेब हमारे भाग्य विधाता, सब लोगों के साहिब निर्माता, भारत के संविधान निर्माता, दलित शोषितों के भाग्य विधाता, लोगों को दिया समानता का अधिकार, बनाई जिसने जनता की सरकार, दलितों को दिलाया उनका अधिकार, सबके सपनों को किया साकार, राष्ट्र निर्माण के लिए किया कार्य, हर चुनौती को किया स्वीकार, जिसने सबको समझा एक सम्मान, ऐसे थे बाबा साहिब हमारे महान। आओ करो बाबा साहिब का सम्मान। जय भीम जय भारत। आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ रिया भारद्वाज। जय गुरुदेव जय भीम। आदरणीय आज के उपस्थित चीफ गेस्ट BMO बिलावल, डॉक्टर GR कुंडल और नायब तहसीलदार श्री अशोक कुमार और आज के उपस्थित सभी लोग, आज मैं रिया भारद्वाज आप सभी का इस भाषण समारोह में स्वागत करती हूँ। मुझे आप सभी के सामने इस भाषण को संबोधित करने में बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था और 14 अप्रैल 1891 को भारत के महू में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। सामाजिक कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। उनके जन्म दिवस पर विशेष व्यक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्य राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके सम्मान में इस दिन पूरे देश भर में खासतौर से दलित वर्गों द्वारा इस दिन को पूरे हर्षों
उल्लास के साथ मनाया जाता है। जय भीम, जय भारत। जो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं, इनके लिए एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि बच्चों का स्टेज पे आना ही बहुत बड़ी बात है। इतने इतने बच्चे बेझिझक जहाँ पे बोल रहे हैं, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई और बच्चा बोलना चाहता है तो आ सकता है। इसके मार्क्स जो हैं वो 75% से ऊपर हैं, 75% से ऊपर हैं, वो अपना नाम यहाँ पे दर्ज करवा सकता है। और जैसे यहाँ पे बच्चे ने अभी यहाँ पे बोला कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब जो थे वो अकेले बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है। यहाँ पे बहुत सारे कमेटी मेंबर जो थे, और बाबा साहब जो थे वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन आखिरकार उन्हीं के हाथों जो संविधान जो है वो कंप्लीट हुआ। और बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबा साहब ने संविधान लिखने के लिए कितना टाइम लगाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान लिखने के लिए बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में वो आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट किया। कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये आपको जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी मैं आपके सामने स्टेज पे बुलाने जा रहा हूँ डॉक्टर स्वरूप जी, स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर स्वरूप जी। जय भीम, जय भारत। आज के मुख्य डॉक्टर BR कुंडल जी, अशोक कुमार जी नायब तहसीलदार, उनके साथ डॉक्टर मनु जी, कमेटी के ऑर्गेनाइजर और सब बैठे हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम स्वरूप कुमार है, मैं थोड़ा कलाल का रहने वाला हूँ। टीचर की जॉब करता हूँ, हर बार फंक्शन में आता हूँ, लोग इतने जहाँ आज हम 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं। पूरे देश में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन अगर उनके बारे में हम चर्चा करें तो एक दिन क्या, एक साल भी हमें कम पड़ जाएगा। इसलिए हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा बोले हो, अपनी जो जानकारी है वो सबके साथ शेयर करें। मैं बाबा साहब के जो योगदान है भारत के लिए, जब मानवता के लिए उन्होंने जो काम किया उस पर सारी चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्होंने संविधान बनाने में, जब भारत का संविधान आज की दौर में कैसे काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकता हूँ। जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए 1947 में, तो भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने से पहले ये चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान अलग बनेगा, हिंदुस्तान अलग बनेगा। उस वक्त 1947 से पहले क्या हो गया कि एक संविधान सभा बनी थी, जिसने संविधान को बनाने का काम जिनको दिया गया। संविधान सभा में उस वक्त 389 मेंबर थे, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो क्या हो गया कि उनके मेंबर चले गए। अब वो मेंबर रह गए जिन्होंने भारत के लिए संविधान बनाना था। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनी, और उस सभा में पूरे भारत से, जैसे आज की डेट में MP होते हैं, इस तरह मेंबर चुन कर आए। उन सभी मेंबरों की क्या बन गया कि 22 कमेटियाँ बनी थी, 22 कमेटियाँ। हर कमेटी को एक एक काम दिया गया। और जो संविधान बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, कि हम जो रूल बनाएंगे भारत के लिए, जो नियम बनाएंगे, उनको कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाएगा। तो उस कमेटी के जो चेयरमैन बने वो डॉक्टर BR अम्बेडकर बने, इसलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब भारत का संविधान दुनिया में एक श्रेष्ठ संविधान आज की डेट में माना जाता है। उस श्रेष्ठता का कारण क्या है कि हम पूरे बात को तो देख नहीं सकते, पढ़ने में ये मिलता है। बात में हर धर्म के, हर जाति के और हर रंग या नस्ल के लोग रहते हैं। उन सभी लोगों को हमने क्या करना था कि एक रूल के अंडर रेगुलेट करना था। वो जो रूल रेगुलेशन हमें बनाने थे वो संविधान में लिखने थे, इसलिए उनका रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का संविधान लिखने में बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उनको ज़्यादा याद किया जाता है। अदरवाइज उनके सिवाय उस कमेटी में 6 और मेंबर थे जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था।
अब आज की डेट में जो हमारा संविधान है उसके बारे में आपको थोड़े से जो प्रोविजंस है वो कैसे काम करते हैं और कैसे हमारा भारत का संविधान श्रेष्ठ संविधान है पूरी दुनिया में, वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद जब 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश का नाम पड़ गया भारत, जो ऑफिशियली नाम है हमारे देश का वो भारत है। उससे पहले क्या होता था कि जहाँ अंग्रेज राज करते थे उसे ब्रिटिश इंडिया बोलते थे, जहाँ राजाओं का राज होता था वो प्रिंसिपल स्टेट्स होती थी। तो आज की डेट में हमारे देश का नाम है भारत, जो ऑफिशियली नाम है हमारे देश का। हमारे पूरे देश में हमारा संविधान लागू है। पहले जम्मू कश्मीर में क्या होता था कि कुछ प्रोविजन जहाँ लागू नहीं होते थे, अब 370 हटने के बाद जहाँ में लागू हो गए हमारे देश में, हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। अब उस पूरे संविधान को जब हम पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के संविधान देख लो, वो कहीं भी आपको ऐसे प्रोविजन नहीं मिलेंगे जो हमारे संविधान में है। हमारे संविधान में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो फंडामेंटल राइट को रेगुलेट करता है। उसके नेक्स्ट होता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात करता है। फंडामेंटल राइट जो हमें मिलते हैं आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में मिले, इससे पहले फंडामेंटल राइट की ना कोई बात होती थी और ना किसी को इतने अधिकार होते थे। अगर आज की डेट में भी हम वो हमारे फंडामेंटल राइट अगर हमसे अलग करते तो हम एक इंसान के बजाय एक जानवर के रूप में माने जाएंगे, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल राइट्स वी आर सिंपल लाइक एन एनिमल। तो हम एक जानवर की तरह, क्योंकि जब मांस और हड्डियों से हमारा शरीर जो बनता है ये इंसान नहीं होता, ये तो एक जानवर है। अब उस इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। वो फंडामेंटल राइट हमें इक्वलिटी की बात करते हैं कि सारे लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता है या किसी भी जाति को। सेकंड होता है उसमें कि फ्रीडम का राइट होता है। फ्रीडम मीन के आप हर इंसान के अंदर क्या होती है, कोई कला होती है, उस कला को वो एक्सप्रेस कर सकता है। आप बोल सकते हो, भाषा लिख सकते हो, गा सकते हो, मूर्तियाँ बना सकते हो, चित्रकारी कर सकते हो। तो फ्रीडम राइट टू फ्रीडम जो वो इम्पॉर्टेंट राइट्स है। विदाउट फ्रीडम अगर हमें आज हमारा फ्रीडम टू राइट छीन लिया जाए तो हम लोग यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं। उसके बाद रिलीजन के लिए हमारे पास राइट है। आपको कोई भी धर्म मानने की, अपनाने की, उसको प्रोपोगेट करने का राइट है। जो हमारे देश में जो कुछ अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ मुस्लिम ज़्यादा होते हैं, हिंदू कम होते हैं, सिख कम होते हैं, तो वो माइनॉरिटी माना जाता है। उस माइनॉरिटी के लिए भी हमारे पास क्या है, स्पेशल प्रोविजंस हैं कि वो अपनी भाषा को, जहाँ अपनी उनके जो रीति रिवाज होते हैं उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उनके लिए हमारे पास प्रोविजंस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक चाहे वो अमीर है, गरीब है, पढ़ा अनपढ़ा, उनसे अगर लगता है कि सरकार के द्वारा मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट फाइल कर सकता है। और कोर्ट का क्या बनता है कि ड्यूटी बनती है उसके राइट को प्रोटेक्ट करे। वो ये राइट आपको किसी भी दुनिया में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया में मिलता है। और उसको राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी आपको एक फंडामेंटल राइट है कि आप जा सकते हो। सेकंड ये हो गया कि मैं आपको हमारे संविधान की एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन दैट देयर वन पर्सन हैज वन वोटिंग राइट। अगर मैं इंसान हूँ, एक आदमी हूँ, मेरा एक वोट है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं आज की डेट में, अगर वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनका भी एक ही वोट होता है, उनके दो वोट नहीं होते हैं। तो वो क्या हमारे पास ये ऐसे प्रोविजन, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारा पूरा देश क्या है, स्मूथली काम करता है। जब इलेक्शन हो जाते हैं, जनरल इलेक्शन के बाद क्या होता है, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होती है, एक प्रधानमंत्री आता है, दूसरा आ जाता है। ठीक है, ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। सरकार जो जितना पैसा खर्च करती है उस खर्च को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक ऑफिसर होता है जिसको क्या बोला जाता है। हमारे पास हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। और इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास इलेक्शन कमीशन होता है, जो भी एक पूरी दुनिया में एक बेस्ट इलेक्शन ऑफिस माना जाता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हमारे देश में। तो इलेक्शन के जो हमारे पास जो वोटिंग राइट्स है, अरुणाचल प्रदेश की एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। वो एक एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कैसे माना जाता है और इनका उसमें बेस्ट बनाने में क्या रोल रखा। अरुणाचल प्रदेश में क्या वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या होता है, एक पोलिंग स्टेशन होता है। उस पोलिंग स्टेशन में एक ही औरत वोट डालती है, वो एक ही जनानी है उस इलाके की।
वो वोट डाले चाहे ना डाले, लेकिन पूरी टीम क्या करती है, 5 जाती है, सुबह से शाम तक बैठती है और शाम को वापस आ जाती है। वोट डाले ना डाले उसका क्या है, राइट है। तो ऐसा प्रोविजन, ऐसे हमारे संविधान में बड़े सारे और सारे प्रोविजन है, जिस प्रोविजन को बनाने में, लिखने में टेक्निकली कैसे लिखना था, क्योंकि संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। हमारे देश को कैसे रेगुलेट करना था। अब पंजाब में चले जाओ आपको अलग कल्चर के लोग मिलेंगे, कश्मीर में अलग, अरुणाचल प्रदेश में अलग, हर धर्म जाति के लोग हैं। तो हमारे संविधान में शुरू से लेके एंड तक उसमें हर चीज़ का क्या है, एक प्रावधान है कि इस चीज़ को कैसे रेगुलेट करना है। मास्टर में एक चीज़ जो बोल रहे थे, उनकी बहुत सारी बातों से मैं एक बात आपको रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि अगर हम लोगों को थोड़ा भी अम्बेडकर के बारे में पता होता तो ये जगह शायद हमें बैठने के लिए कम पड़ जाती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो कोई आएगा क्यों इधर। जिसको पता है उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, और जिसको नहीं पता वो समझने के बाद नहीं आता है। तो ये है, जिसको पता नहीं वो खुद आ जाता, क्योंकि अम्बेडकर एक इंसान ही नहीं थे हमारे लिए, वो एक देवता का रूप थे। क्योंकि आज की डेट में हमें अगर कोई काम करना तो हमें कितनी परेशानी आती है। तो आप लगा लोगे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त अंग्रेजों का राज होता था, अंग्रेज भी जुल्म करते थे। और दूसरा हमारे क्या फ्यूडल सिस्टम होता था, वो सिस्टम इतना ख़राब था कि वहाँ क्या चलता था, जो आदमी ये काम करता है वही माल कर रहता था, वही चलाता था सिस्टम को। तो उस पूरे हालात में संघर्ष करके उन्होंने क्या किया कि अपनी एक पोजीशन बनाई, और पोजीशन अपने फायदे के लिए नहीं उन्होंने बनाई। उन्होंने किसके लिए बनाई कि एक मानवता के उत्थान के लिए, कि जो हमारे देश में जो ऊंच नीच का जो फर्क है, जो जाति या धर्म का जो भेद है, इसको कैसे खत्म किया जाए, और वो कैसे उनको कैसे समझाए कि मुझे ये काम करना, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की और उनको पढ़ाई कैसे हुई, बाकी लोग नहीं पढ़े, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो महार जाति के लोग थे वो लड़ने में थोड़े होशियार थे, और उनको क्या अंग्रेज की जो आर्मी होती थी उसमें उनको भर्ती किया जाता था। उनके जो फादर थे वो शायद जॉब करते थे, इसलिए उनको पढ़ने का मौका मिल गया। और जो अंग्रेज थे, जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या है, एजुकेटेड कल्चर है। तो उनको लगता था जहाँ जितने भी हमारे जो मिथ है, जो हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारे जो कल्चर्स हैं, वो क्या इलॉजिकल है, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। तो वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए अंग्रेजों ने भी शुरुआत की थी, उन्होंने बड़े सारे कानून बनाए थे। जैसे मास्टर जी औरतों के बारे में बता रहे थे, तो औरतों के बारे में सिंपल एक 1956 की बात है। 1956 से पहले अगर एक औरत की जब शादी होती थी, उसको जो भी गहने वगैरह मिलते थे, अगर वो मर जाती थी वो गहने अपने बच्चों को नहीं दे सकती थी। वो गहने किसको मिलते थे, उनके जो पिता होते थे, उनके जो माँ बाप होते थे उनको मिलते थे। सर ये औरतों के लिए आज की डेट में हमारी जितनी भी, चाहे वो मर्द है, औरत है, अमीर है, गरीब है, वो कानून की नज़र में बराबर माने जाते हैं। और ये बराबरी का जो आज की डेट में हमें हक मिलता है, राइट मिलता है, इसमें बाबा साहब का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसलिए आज के दिन में मैं सबका स्वागत करता हूँ। सभी लोगों ने अपना टाइम निकाला जहाँ आए, और जहाँ अभी बड़े सारे लोग बोलने के लिए बाकी है, वो मेरे से अच्छा बोल सकता है, मैं अच्छा नहीं बोल सकता, ये मैं मानता हूँ बात को। तो शुक्रिया, मैं कमेटी के ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बोलने के लिए यहाँ मौका दिया। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर साहब, आपने गागर में सागर भर दिया, सब कुछ बता दिया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया। डॉक्टर स्वरूप होंदा बड़ा मशहूर हाँ, कि वो जिंदगी मेरी एक गल आखी, उन्हें कहा कि मैं शैल नहीं बोलता। डॉक्टर साहब गल है, ये तो समझने वास्ते गल होंदी है, लेकिन जड़ियाँ गल्लां तुसें आखनियां ने वो भावें तुसीं सवेरे लेइयै शाम तक अस सुनते रहिचै, वो कुसै दे दिमाग च पौनियां ने। क्योंकि तुस गलांदे कि मैं शैल नहीं बोलता, अस आखने कि थोड़े जेह्ड़े बोलने का लिहाजा जगड़ा है, जां इंताज जिस स्हाबै कन्नै तुसीं बोलदे, वो साढ़े समझने च फर्क है। अस उसी समझ ही नहीं सकते, लेकिन जेड़ा किसी तुसें बोलना जां जेड़ा किसी असेंगी सनाया नहीं, वो साढ़े जन्म को लेइयै ते एंड तक है।
ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ की ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਉਗੀ लेकिन ਅੱਜ समझ गए ਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸਭ ਢੱਲੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ तो मैं इधर आता माफ़ी चाहना थोड़ा सा कि ऐसी गल नहीं है कि अभी थोड़ी गल की समझ नहीं सकते जय हिंद जय भारत इसने बोल चलो आओ आओ मेरे साथ शाबाश शाबाश जय भीम जय भारत 14 अप्रैल जब आता है बाबा साहेब की याद दिलाता है बाबा साहेब को तुम याद करो अच्छे अच्छे काम करो जय भीम जय भारत वेरी गुड तो अब आपके सामने एक भजन जो है वो गोल्डी और विपाक्षी भजन पेश करेंगे और उसके बाद मास्टर वेद प्रकाश जी वो स्टेज के लिए तैयार रहिए। बाबा साहिब
आधार कार्ड वोटर कार्ड बनाया हो, सारे सामान बनाया हो। दुख दरिद्र दूर करो, दुख दरिद्र दूर करो, दुख दरिद्र दूर करो, दुख दरिद्र दूर करो। नशा मुक्त समाज बनाना हो बाबा साहिब दा, नशा मुक्त समाज बनाना हो बाबा साहिब दा, नशा मुक्त समाज बनाना हो बाबा साहिब दा। ओ बड़ो जुड़ो संघर्ष करो, बड़ो जुड़ो संघर्ष करो, बड़ो जुड़ो संघर्ष करो, बड़ो जुड़ो संघर्ष करो। और के समझाना हो बाबा साहिब ने, और के समझाना हो बाबा साहिब ने। जय भीम जय भारत। मैं आपके सामने कोई दो लाइनें जो है वो पेश करना चाहता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। तेरे सजदों से क्या हुआ सदियां गुजर गई, तेरे सजदों से क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। शुक्रिया। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ आपके सामने मास्टर वेद प्रकाश जी, ये स्टेज पे आए प्लीज। थैंक यू मास्टर जी। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, तो ये मुझे बड़ा मजबूर कर रहे हैं कि सर आपको भी दो लफ्ज़ बोलने हैं, क्योंकि मैं पहली बार स्टेज पर आकर कुछ बोल रहा हूँ, तो अगर गलती होगी तो माफ़ करना। तो सबसे पहले मैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं बीएमओ बिलावर कुंडल जी और उनके साथ बैठे हुए नायब तहसीलदार श्री अशोक कुमार जी और मेरे बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर स्वरूप कुमार जी जो अभी बोल के गए हैं जहाँ से, और साथ ही उनसे भी बेस्ट फ्रेंड मेरे ये मास्टर जी श्री रमेश जी। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को BR अम्बेडकर की जयंती पर 131वीं जयंती पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो मौका है ये हमारे लिए BR अम्बेडकर नहीं हैं, बाबा साहब नहीं हैं, ये हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। अगर ये ना होते तो शायद मैं भी इस जगह पे नहीं बोल पाता। तो ये सब इनकी ही देन है। तो मैं इनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को शेरनी का दूध पिलाओ। वो शेरनी का दूध क्या है? शिक्षा है, तालीम है। अगर तालीम होगी तो आपका बच्चा दहाड़ेगा, शेर की तरह बोलेगा। तो इसलिए सबसे जो बड़ा वेपन है इस दुनिया में तो वो क्या है? एजुकेशन है। अगर एजुकेशन होगी तो आप लड़ेंगे अपने हक के लिए। तो मेरा सभी माताओं से, बुजुर्गों से और हम उम्र साथियों से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो, अच्छे संस्कार दो, ताकि वो अपने समाज में जाके एक मिसाल कायम करें। ताकि क्योंकि हमारा समाज जो है वो बड़ा ही पीछे है अभी भी, क्योंकि हम बाकी बातों में या बाकी कामों में अपना वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं, लेकिन तालीम के लिए हम अपने बच्चों को दूर नहीं करते हैं। तो मैं एज ए टीचर, मैं भी मास्टर हूँ और मेरी ड्यूटी है वो है हाई स्कूल दहन जसार में। मैं एक IC इंचार्ज हूँ, क्योंकि वो हमारे जस्ट जी वो से जहाँ के हेडमास्टर थे।
तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ तो गा तो सूखेगा। तो डॉक्टर साहब ने, स्वरूप जी ने तो बहुत विदा पूरी डिटेल में बता दिया आपको कि डॉक्टर साहब क्या थे, इन्होंने किस तरह अपनी जो इनकी हिस्ट्री थी या इन्होंने कैसे तालीम हासिल की, तो वो दिन और आज दिन बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। आप देखिए बाबा साहब उस टाइम इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, लेकिन पीछे नहीं हटे। तो आज क्या है, आज हर फैसिलिटी है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब कुछ है, लाइट है, पैसे भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है कि मैं आपको यही बोलूँगा सबको कि अपने बच्चों को सबसे पहले तालीम के लिए उजागर करवाओ। उनको ऐसा ये जो मोबाइल देते हो आप बच्चों को, इसमें अच्छी चीज़ें के लिए ये अच्छी चीज़ें में ऐसे हैं, लेकिन बुरी भी हैं। तो खासकर मैं लोगों को बताना चाहूँगा जो बच्चे थोड़े मैच्योर हैं वो इनका फ़ायदा लें मोबाइल का और इनको मिसयूज़ ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक रियोरी की मैंने उस पर देखा था यूट्यूब पे, एक रियोरी की लड़की थी, वो थी एसटी थी, गुज्जर उसकी कम्युनिटी की थी, उसने IAS की थी इसी यूट्यूब पे तैयारी करके। तो कहने का मतलब है कि ये मोबाइल जो है ये भी बढ़िया है, ये भी आपके लिए सोर्स है एजुकेशन का। तो ज़्यादा वक्त हो गया है तो मैं ना कहता हुआ मैं अंत में यही कहूँगा कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जो किसी से डरता नहीं है। तो सभी बच्चों को अपने को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए और ये मैदानी जंग में जाएं और अपना मुकाबला करें और दुश्मनों से लड़ें और अपने सोशल काम के लिए भी इन बच्चों को तैयार करें। जितने भी आपके बच्चे हैं इनको अच्छे संस्कार दीजिए और सोशल भी इनको बनाइए। थैंक यू। जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। और अब आपके सामने दीपिका पूर्वी तो बच्ची है, वो स्टेज पे आए और अपने विचार रखें। आदरणीय अतिथिगण, पूज्य गुरुजनों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नाम दीपिका पूर्वी है एवं मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ तथा ये अवसर देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज मैं आप सभी के सामने अंबेडकर जयंती पर 2 शब्द कहना चाहती हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में भारत के मध्य प्रदेश मह नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने दलितों और अधिकों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे एक समाज सुधारक, न्यायवादी, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक थे, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों के लिए वकालत की। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री के रूप में संपूर्ण अवधारण के निर्माण में अंबेडकर जी का योगदान बहुत बड़ा है। देश में उनके योगदान एवं सेवा के सम्मान देने के लिए उनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में संपूर्ण देश में मनाया जाता है। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो केवल इतिहास पढ़ा है कि हमने तो केवल इतिहास पढ़ा है, इतिहास को बनाने वाले भीम थे। नज़ारों में नज़ारा देखा, नज़ारों में नज़ारा देखा, पर ऐसा नज़ारा न देखा। आसमान में जब भी देखा कि आसमान में जब भी देखा, भीम जैसा सितारा न देखा। दुनिया ने इस तरह कोई विधान न हुआ, दुनिया में इस तरह कोई विधान न हुआ। ईमानदार तो हुए, ईमान न हुआ। वैसे तो मसीहा आए हैं बहुत, वैसे तो मसीहा आए हैं बहुत, अंबेडकर सा कोई महान न हुआ। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहता है हिंदू बनो, पर अंबेडकर जी कहते हैं एक अच्छा इंसान बनो। जय भीम, जय भारत।
तो बच्चे ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे बोला है। जय भीम। जय भीम। प्रोग्राम में जाने का फायदा तब ही है जब हम उस पे अमल करें। तो आए जहाँ पे बैठे, लड़कियों ने गाने गाए, देखा किसने अच्छा गाया, गला किसका अच्छा था, तर्ज किसने अच्छी लगाई, कईयों ने बहुत बढ़िया यहाँ पे कविता बोली आपके सामने, बड़ा मजा आया सुनने में, क्लैपिंग कर दी, हो गया। उसके बाद लंगर पानी किया तो हम चल दिए घर में। ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम मनाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। जहाँ पे आना है और इसको लर्न करना है, जहाँ पे सीख कर जाना है कि हम किसका प्रोग्राम मना रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने कहा क्या है। तो मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जब 22 प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा ये भी थी कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा और ना ही कोई नशा करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे हमने बाबा साहब का आज प्रोग्राम अटेंड कर लिया, घर जाते वक्त वहाँ से ठेके से बोतलें 2 पकड़ ली, तो मेरे ख्याल में वो क्या हुआ था? ज़्यादा आप पिएंगे खुशी में कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है, पी लेते हैं, 2 बोतलें ले जाते हैं, वो नहीं है। अगर जिस प्रोग्राम में हम आए हैं और उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम उस पर चलेंगे नहीं, तो यहाँ पे फिर सैर सपाटा समझो फिर। और दूसरी बात जो है, मजदूर के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का मजदूर है, मजदूर कोई भी हो सकता है, मजदूरों के लिए बाबा साहब ने 14 घंटे काम करने के बजाय आज मजदूर 8 घंटे काम करता है। ये प्रोविज़न जो है बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में मजदूरों के लिए रखा है। मजदूर चाहे कोई भी हो, ये हमें पता होना चाहिए कि बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है क्या, बाबा साहब ने किया क्या है। चलो, बड़े बहुत ही एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि जितनी भी जहाँ पे बोली हैं, बच्ची बोली हैं, जहाँ से लड़का तो कोई उठा ही नहीं है। तो पहली बार ये पहला लड़का उठा है, इसके लिए पहले जोरदार क्लैपिंग। तिलकराज जी स्टेज पे आए हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी हिम्मत की है, शुक्रिया। ये गल है कि मैं जहाँ भी जहाँ पे आए सब जीविका बख्यादत सब जो भी माता बहनें बाकी सब आए हैं, सभी को मेरी तरफ से, साहब अम्बेडकर की तरफ से, सबकी तरफ से क्या हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी सभी ना अच्छे से क्या रोल रहा कॉन्स्टिट्यूशन में या आगे क्या क्या जो अचीवमेंट है, सभी ने अच्छे से उनका एक्सप्लेन किया है। मैं इन शॉर्ट में अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम तिलकराज है, बूढ़े क्लास से हूँ, ऐसे MSc BEd क्वालिफाइड हूँ, मैं भी प्रोफेशनल से ऐसा टीचर हूँ। बाकी सब अच्छे से जो अचीवमेंट है, सब ने अपना जो मैसेज अच्छे से बताया है। मैक्सिमम हमारा जो एम मैक्सिमम जो भी किसी फील्ड की तरफ हमें जाना होगा, सबसे पहले हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन होगी, नॉलेज होगी, हम कोई भी फील्ड है अच्छे से जो अपना 100% और बेस्ट तभी दे सकते जो हमें उसके बारे में नॉलेज होगी। तो नॉलेज तो भी है एजुकेशन से एडुकेट हम किसी से भी ले सकते, जरूरी बुक से ही वो एक्सपीरियंस फॉर्मल कैटेगरी से हम एजुकेशन जो ले सकते हैं। एक्सपीरियंस से भी अपने खुद वो जहाँ से हो किसी फील्ड से हमें क्या एजुकेशन जो गेन करनी है। और हर एक बच्चे हैं, किसी छोटे से या बड़े जितने भी हैं, हमें क्या अच्छे से उनको क्या नॉलेज देनी है और अच्छे से मोटिवेट करना है। मेन ये है कि कहीं भी किसी फील्ड में जाओ, एजुकेशन हर एक चीज़ की नॉलेज रखो। जितनी एजुकेशन हमें हमारे पास होगी, अपना उतना परफॉर्मेंस हम 101% दे सकते हैं। तो मैक्सिमम ये है, जितने छोटे बच्चे हैं, चाहे किसी भी लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे, हाई या हाई सेकेंडरी या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, किसी भी लेवल तक पहुँचे आप, तो पेरेंट्स को क्या चाहिए कि कंट्रोल चाहिए अपने बच्चों पे। ये नहीं है जैसे उसका ग्रेड बढ़ रहा है तो पेरेंट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना अच्छे से नहीं लेते हैं। गया स्कूल में बस आए
जो क्वांटिटी जो रूटीन है ऐसे अपने रूटीन के हिसाब से चल रहे हैं। ये ना किसी भी लेवल तक यूनिवर्सिटी या किसी भी लेवल तक पहुंच रहा है, बच्चों का कंट्रोल खोप रहा, क्या कर रहे हैं पूरा शेड्यूल में क्या है क्या नहीं है पूरा उनके कंट्रोल पर, तब जाके अच्छे से वो अचीव कर पाएंगे जो उनके डेस्टिनेशन है, जो उनका गोल्स है। तो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दो उनको, और पेरेंट्स का भी रोल है। जितना टीचर्स का स्कूल में जो भी गेन करते हैं नॉलेज, तो उतना ही पेरेंट्स का उतना पे बच्चों पे क्या रोल होना चाहिए। पूरे कंट्रोल में रहना चाहिए बच्चे में, हर एक एक्टिविटी में, जो नहीं एजुकेशन हर एक एक्टिविटी में बच्चों को आगे आना चाहिए। बस यही है। थैंक यू। जय भीम। तो अभी आपने तिलकराज जी को सुना, बहुत धमाकेदार स्पीच थी इनकी। और इसके बाद में अभी स्टेज पे बुलाना चाहूँगा आज के हमारे चीफ गेस्ट जो हैं बीएमओ साहब जनाब GR कुंडल साहब। इनसे गुजारिश करूँगा कि वे स्टेज पे आएँ और अपने विचार रखें, क्योंकि इनका जो शेड्यूल जो है बहुत बिजी होता है, शायद इनके पास टाइम कम है, तो हमने इनका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो अभी आपके सामने जो बीएमओ साहब स्टेज पे आएंगे जनाब GR कुंडल साहब। जहाँ पर आए हुए सारे जितने भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या और दूसरे जो एडल्ट बच्चे हैं, मैं इन सब का जहाँ पे आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्मतिथि पे इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैठ के ये देखा है कि जो भी जहाँ पे बच्चा आ रहा था, जो कुछ बोल रहा था, सारे कुछ ना कुछ रिटर्न मटेरियल में आगे रख करके बोल रहे थे, जिसको हम नकल बोलते हैं। तो जब बच्चा 8th का हो, 10th का हो, 12th का हो या फिर कोई कॉलेज लेवल पे हो, मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसा करना चाहिए। 2-4 बातें बोलनी है ना, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बोलनी है, क्या वो उसको घर में सीख नहीं सकता? क्या उसको वो मदद नहीं कर सकता उसको? फिर आगे बोले, यहाँ पेज रख के वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया। इस जो ज़िंदगी में मैंने आज तक सीखा है, मुझे इस चीज़ से बहुत बड़ी नफरत है। किसी चीज़ को देख के पढ़ के सुनाना, वो कहाँ की बहादुरी है। तो इन फ्यूचर अगर ज़िंदगी में मुझे फिर से कहीं मौका मिला, तो मुझे नहीं लगना चाहिए कि ऐसे लोग ये असर रिपीट करेंगे। सारे लोग बोल रहे हैं एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। इफ़ यू वांट टू हैव द एजुकेशन देन डोंट डू सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज। सीखो, पढ़ो, समझो, तैयारी करो। आपको पता है जब 14 तारीख को आपने ये दिन बनाना है, तो घर में क्या रिहर्सल नहीं कर सकते? क्या 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर सकते? क्या यहाँ आगे पेज रख रख के बोल रहे हैं, कई बच्चे तो वो भी नहीं बोल पा रहे थे। मुझे नहीं लगता ऐसे आप प्रोग्रेस करोगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत ही एक अच्छी लाइन लिखी है कि आई विल मेजर प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस अचीव्ड बाय द वुमेन ऑफ दैट कम्युनिटी। प्रोग्रेस उस कम्युनिटी की तभी होगी जब उस कम्युनिटी की जो वुमेन है जो प्रोग्रेस करेगी। तो एक बात उन्होंने और कही, आई लव द रिलीजन वेयर देयर इज इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। 3 वर्ड बोले उन्होंने। तो ये वर्ड जो है इनकी अपनी बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे नहीं कोई बोल देता या लिख देता कोई चीज़ें। वो कहते हैं कि मैं उस मजहब को प्यार करता हूँ जहाँ पे हर किसी को बराबर का हक हो, बराबर को बोलने की उसमें क्षमता हो, और हर कोई अपने आप को बराबर समझे, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो चमैर है, चाहे वो महाशा है, चाहे वो भगत है, चाहे वो कोई और कम्युनिटी का है। जातिवाद का तो हमें बात ही नहीं करनी ना। और दूसरी बात, एक बात मैं करना चाहता हूँ, जैसे आज मैं डॉक्टर हूँ,
मैंने जब MBBS की तभी ओपन मैट में शीट निकाली, जब मैंने PSC क्वालिफाई की तभी मैंने ओपन मैट में की, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, मैं बच्चों वाला डॉक्टर भी हूँ, तभी मैंने ओपन मैट में की। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसी में बैठे रहोगे, इससे ऊपर भी उठ जाओ। अगर आज मैं डॉक्टर हूँ ब्लॉक लेवल का, मेरे पास क्या नहीं है, पैसा है, तालीम है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को फिर उसी लाइन में रखूँगा। इस लेवल से उठने की कोशिश करो, ताकि इसका जो असलियत में जो फ़ायदा है, जो हमारे लोग जो पिछड़े वर्ग में रह गए हैं, जो अपने आप को नहीं पढ़ा सकते, उनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बड़े, इवन के मेरी फैमिली में से भी है, 4 IAS ऑफिसर हैं, 4 उनकी पत्नियां हैं, कितनी हो गई? 8 IAS ऑफिसर। फिर आगे वही रिजर्वेशन का अगर फ़ायदा लेना चाहें तो बाकी वाले काम लेंगे। तो जो ऊपर उठ के हैं उनको इस बात को छोड़ के जो पीछे रह गए हैं उनको उसका फ़ायदा लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बाकी हम बाबा साहब की इस पुण्य तिथि पे बड़े सारे लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया। मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो जन्म था वो 1891 में महू में हुआ था, जो आजकल मध्य प्रदेश। आपने उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन अपने लोकल उधरी की, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो USA से की, फिर PhD की वहीं से। उन्होंने PhD की, PhD करने के बाद वो कानून मंत्री भी बने, ठीक है। उसके बाद 1956 में उन्होंने बुद्धिज़्म भी, किसी ने नहीं बोला ये, बुद्धिज़्म को भी अपनाया। और फिर उसी साल दिसंबर महीने में 1956 में ही उनकी डेथ भी हो गई। और देखो कितनी देर के बाद 1990 में उनको जो इंडिया का हाईएस्ट जो अवार्ड होता है, भारत रत्न जिसको बोलते हैं, 1990 में उनको दिया। तो बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा गया, तो जो बहुत बड़ी बात होती है। बाबा साहब को बाबा साहब बोलते क्यों हैं? ये तो किसी ने नहीं बोला। क्यों बोलते हैं बाबा साहब? बाबा साहब इसलिए बोलते हैं, बाबा साहब बेसिकली एक मराठी फ्रेज है। मराठी फ्रेज में होता है रिस्पेक्ट टू फादर एंड फादर ऑफ द फादर, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, बाबा, दादे को बाबा बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? वो हमारे लिए एक रिस्पेक्ट का एक साइन होता है। हम चाहते हैं कि अपने बाबा को हम रिस्पेक्ट दें, अपने फादर को हम रिस्पेक्ट दें। वो फादर किसके थे? किस बात की रिस्पेक्ट देनी थी उनको? बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसे नहीं दे देता कोई मौका, आओ लिख लो, इधर आके कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो, तो ये चेयरमैन बना देते हैं, ठीक है। आफ्टर क्वाइट ए लॉन्ग स्ट्रगल एंड द पर्सन हु वाज having so many degrees, degree in economics, degree in philosophy, PhD in philosophy, 7-8 डिग्रियां लेने के बाद जब उनको PhD भी मिला, तब उस वक्त इंडिया में इतना पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं था। तब जाके उनको मौका मिला है कि आ जाओ भाई साहब, लिख लो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप में से कोई लिख के बताओ। आज तो बड़ी देर हो गई, 131 साल भी हो गए। कहने का भाव अर्थ है कि अगर आप में क्वालिटी है तो आपको लोग हमेशा आमंत्रित करेंगे कि आ जाओ, आप इस काम के काबिल हो, इस काम को आप अंजाम दो। आज आप सुनते हो डिलिमिटेशन कमीशन ड्राफ्ट हुआ, आया किसी का नाम? किसी का नहीं आया। तो उस वक्त का आप देख लो, उस वक्त के कानून मंत्री रहे हैं, उस कमेटी के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लिखा गया, 2 साल जिसमें लगे, 11 महीने लगे, 18 दिन लगे, इतनी बड़ी बुक लिखने में या इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में जो इतना टाइम लगा, उन्होंने कहीं नहीं बुक पढ़ के देखा, जो दिमाग से आता था वही लिखते थे ना। तो अपने बच्चों को इन फ्यूचर मैं तो यही नसीहत देना चाहता हूँ, मानना ना मानना आप लोगों की बात है, कभी भी ये हैंड रिटन मटीरियल लेके कभी किसी स्टेज पे मत बोलो, चाहे वो 5 मिनट बोलें, 10 मिनट बोलें, बट विदाउट दिस रिटन मटीरियल।
कि तभी उनको पता चलेगा। अब 100 बंदों के सामने ये बात बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी चाट होती है, क्योंकि मेरे मन में है, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से पढ़ा 10 मिनट पढ़ा, फिर भूल गया, चलो नेक्स्ट टाइम पूछना 10 दिन के बाद कुछ भी नहीं आएगा उसको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत बड़ी है। बाबा साहब ने जब वेस्टर्न कंट्री में गए थे, USA में, उन्होंने वहाँ का लोगों का रहन सहन देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो फीमेल्स हैं, जो मेल हैं, बराबर के हकदार हैं, बराबर का काम करते हैं, तभी ये लोग प्रोग्रेस करते हैं। तो वो वाला उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम जो था, डेमोक्रेसी, वो वहाँ से लाई हुई, तब जाके उन्होंने डेमोक्रेसी जो कानून बनाया जो इंडिया में, वो वहाँ से आया। तो अगर आप आज यहाँ पे आए हो तो यहाँ से कुछ सीख के जाना और उस सीख का आगे इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं है जहाँ की बातें यहीं रह जाएंगे, जब कुछ और ही करना शुरू कर दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता किसी काम में आके। बाबा साहब ने कहा कि अगर आपने कम्युनिटी की प्रोग्रेस करानी है तो वोमेंस को बराबर का हिस्सा दो, वोमेंस भी बराबर का काम करें, तब जाके जो है कम्युनिटी प्रोग्रेस करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो सिर्फ बेटे को ही प्राथमिकता नहीं देते, बेटियों को भी देनी है, उनको भी बराबर का हक पढ़ाना है। जिस स्कूल में बेटे को भेज दो उसी स्कूल में बेटी को भी भेजना है। ये नहीं है कि बेटे को भेज दो प्राइवेट स्कूल और बेटी को भेज दो गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा नहीं है, बराबर, ताकि उनमें कोई ये ना रहे कि मुझे इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ने में भी थोड़ा नालायकी होगा। बराबर का हक का मतलब है बराबर स्कूल, बराबर यूनिफॉर्म, बराबर पैसा, बराबर गाड़ी, बराबर सब कुछ, हर हक में बराबर, तब जाके हमारी कम्युनिटी हो प्रोग्रेस करेगी। और प्रोग्रेस करने के बाद जब आप देखो, मैं जिस इलाके से डॉक्टर बना हूँ, 15 साल में वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं बना होता, तो सारी दुनिया जानती है मुझे। 2 साल तो मुझे जहाँ पे भी आए हुए हो गया, जहाँ पे भी लोग अब जानना शुरू कर ही गए मुझे। लोग आपको खुद ढूंढ लेंगे, आप में कुछ होना चाहिए, ऐसा बनो, ठीक है ना। तो यही बाबा साहब का सपना था कि जो लोग डाउन ट्रेडन हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको हम दलित बोलते थे, जहाँ जो नहीं पढ़ लिख पाते थे, उनके लिए उन्होंने प्रावधान रखा उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसका फ़ायदा लें, पढ़ लिख के वो भी अच्छे अच्छे कामों में लगेंगे, ताकि उनकी जो आगे की जनरेशन है वो भी आगे सुधार कर लगे। तो इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा एक ही लकीर पे नहीं चलना चाहिए। जो उस लकीर को पार कर गए हैं उसको, उस लकीर को छोड़ के जो पीछे लकीर पे आने वाले हैं उनको मौका देना चाहिए। और अगर अच्छा किसी फैमिली में अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में, क्या फ़ायदा उनको रिजर्वेशन का? उनको बोलो करो कंपटीशन, ओपन मार्ट में निकालो ना सीटें। क्या है, क्या खाते नहीं है, क्या खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, पैसे नहीं खर्च करते? जब सब कुछ कर रहे हो तो फिर क्या लड़ने में आ जाता है? अपने दिमाग को ठिकाने लगा के अच्छी तरह से उनको कंसंट्रेट कराओ बच्चों को, और बच्चा पूरे दिन में क्या करता है उसका पूरा ब्यौरा दोहरा दो। आपके बच्चे अगर काम नहीं कर रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वो पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा परिवर्तन लाना है सोसाइटी में, और ऐसे लोग जो है आगे आने चाहिए, फिर जाके हमारी सोसाइटी का सुधार होगा। वरना जहाँ बैठ के 2-4 बातें करने से सुधार नहीं होता सोसाइटी में। ठीक है, सारे लोगों को मेरी बातें अगर अच्छी भी लग रही हैं तो ठीक है, बुरी भी लग रही है तो ध्यान में रखो, ये भी काम आएंगे। लास्ट में यही बात कहूँगा, जिसने खुद जाकर हमको सुलाया, खुद आंसू बहा के हमको हंसाया, मत बोलना ऐसी महान आदमी को जिसने, बोलो आगे, आता है किसी को? हाँ, मत बोलना ऐसे महान इंसान को जिसको दुनिया में जानते हैं अम्बेडकर के नाम से। तो हमें उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टूवर्ड्स इंडिया एंड टूवर्ड्स दलित पीपल्स, जिनको हमें बोलते हैं ना लोग दलित, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं, और जो उन्होंने काम कर दिए हैं हम उसका 1% भी कुछ नहीं कर रहे। तो हमें भी कुछ करना है, हम में से कोई ऐसा अम्बेडकर आना चाहिए जो आगे भी काम करे। आपको पता है अम्बेडकर का नाम पहले क्या था?
बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पहले अम्बा अम्बेडकर था, और जब उनको प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन देने के लिए उनका नाम दाखिल करवाया गया तो वहाँ के टीचर ने उनका नाम महादेव अम्बेडकर रखा, सर ने उनको भी चेंज किया था। तो इसलिए हमें अपना ऐसा नाम बनाना कि दुनिया हमें याद करे। जैसे आज हम डॉक्टर अम्बेडकर जी को याद करते हैं, उनकी जन्म तिथि मनाते हैं, हमारी भी कोई कल को ऐसा करे, ऐसा अम्बेडकर कोई और बनाना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यहीं पे अपनी बात को विराम करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि जो जो बातें मैंने कही होंगी ये सारे लोग इस बात पे अमल करेंगे, और नेक्स्ट टाइम किसी भी बच्चे को ऐसी अनुमति नहीं दी जाए कि वो खुद आके यहाँ पे पेपर रख के बोलना शुरू कर दे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो भी बोलना है 5-7 मिनट 10 मिनट जो भी बोलना है विदाउट पेपर, जो मन में है जो याद रखा है वो बोलो। हेजिटेशन को दूर करोगे तभी तो प्रोग्रेस करोगे। वो चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, यहीं पे अपनी बात को विराम करते हुए जय भारत जय भीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका आना स्टेज पे और जो आपने यहाँ पे एक बहुत बहुमूल्य बातें इनको कही हैं, और ख़ास करके यहाँ पे स्पीच जो है वो लिख कर लाना और उसको आगे देख कर बोलना। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अगले साल हम यहाँ पे आए या ना आए, पर जो बच्चे जो बोलने वाले हैं उनमें वो क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए आगे यहाँ पे बोलने की, जवानी बोली यहाँ पे, और एक आपको हैबिट बनेगी, ऐसे देखकर बोलेंगे ये भी हैबिट बनेगी। पिछले साल भी आपने देखकर बोला था, वही हैबिट इस साल चली आई, और ये एक रीत बन जाएगी आपकी, और इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को चेंज लानी चाहिए, बदलाव करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि 17 को संडे वाले दिन 17 अप्रैल को हम माउंटपुर में भी ये फंक्शन जो है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो हम आपको दिल की गहराइयों से आमंत्रित करते हैं कि आप वहाँ पे भी आए और हमारे लोगों का वहाँ पे मार्गदर्शन करें। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप थोड़ा सा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका आगाज़ करेंगे। बीएमओ साहब के हाथों से बच्चों को कुछ प्राइज़ वगैरह यहाँ पे देंगे, और अगर इनको थोड़ी जल्दी है तो उसके बाद ये जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है थोड़ा सा कोई आधा घंटा या 10-15-20 मिनट अगर चलेगा तो कोई बात नहीं, हम चलाएँगे इसको। तो आप थोड़ा सा ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके सामने होगा। तो सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूँ मीनाक्षी देवी, डॉक्टर ऑफ पूर्णचंद, ये घोड़ा से हैं, क्लास 12th की। ये 500 में से 470 मार्क्स इसने हासिल किए हैं, जो 94% बनते हैं। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और बच्ची जहाँ पे नहीं आई है तो पेरेंट्स जो है वो स्टेज पे आ सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बच्चों को साथ लाना चाहिए। अगर जिसका बच्चा आया है, पेरेंट्स नहीं आए हैं, उनको भी पेरेंट्स को भी साथ में आना चाहिए। और इसके बाद दीपाक्षी भारद्वाज, डॉक्टर ऑफ जय करण घोड़ा से हैं, क्लास 12th की। 500 में से 465 मार्क्स, 93%। तो जोरदार क्लैपिंग बच्ची के लिए, दीपाक्षी भारद्वाज के लिए। तो तानिया बनोत्रा, डॉक्टर ऑफ ब्रजेंद्र कुमार, 469 मार्क्स और ये 94%।
गई है। और अब क्लास 10th किरणवाला डॉक्टर देवराज द्रुंग से है। 500 में से 410 मार्क्स, 82%। वेरी गुड। और इसके बाद अरुण गोपाल सन ऑफ श्री दर्शन कुमार पलन से हैं। 83% मार्क्स, 415। वो भी स्टेज पे आए अपने पेरेंट्स के साथ। लक्ष्मी देवी डॉक्टर ऑफ राम शरण द्रुंग से हैं। 485 मार्क्स। क्लास 8 में हैं सचिन कुमार सन ऑफ अशोक कुमार घोड़ा से हैं। 200 में से 197, 98% मार्क्स। जब 98 की बारी आती है तो आप, जब हमारा टाइम होता, जब हम पढ़ते थे ना, 40-45% मार्क्स आए तो बड़े हो गए। अब 90 वालों के लिए भी तो क्लैपिंग नहीं होती है। ये क्या है? वो तो 100 तक ही पहुंच गया, 90 तो बात ही नहीं है। अंश कुमार डॉक्टर सन ऑफ दर्शन कुमार पलन से हैं। 200 में से 197 मार्क्स, 98%। मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उनको भी घबराना नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी में ज़्यादा मार्क्स वाले भी कुछ नहीं कर पाते। बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नंबर 50% भी बहुत है, 55%, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो भी बड़ी दूर जाते हैं। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड होता था, 55% थे 12वीं में, आज वो DMC लुधियाना में डॉक्टर है, ठीक है। कहने का भाव अर्थ है कि नंबर से पेरेंट्स खुश होते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। जिनके कम है वो भी उनसे ज़्यादा तेज हो सकते हैं। उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बस बच्चों को पता होना चाहिए कि इस चीज़ के पीछे है क्या। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बच्चे बहुत दूर दूर पहुंच जाते हैं। बट ये है कि जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेते हैं उनको भी हम डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, वो भी एक अच्छी प्रथा होती है। लेकिन जिसके कम आए हैं वो भी डिमोरलाइज मत हो जाएं कि हमारे बच्चों ने कम मार्क्स लिए हैं। उन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर कराओ, वो भी कम से कम बहुत दूर पहुँच गए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इस बार कम है, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लाओ, थोड़ी मेहनत करवाओ, मगर कंसेप्ट क्लियर कराओ। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बच्चा बहुत दूर पहुँचेगा। ज़्यादा मार्क्स वाले भी कभी कभी पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो जिनके बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं, जिनको यहाँ पे आगे इनामात वगैरह दिए गए हैं, मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुमद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुमद पर, तू शाइन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और जिन बच्चों के जहाँ पे नाम नहीं लिए गए हैं, नहीं बोले गए हैं, तो उनके लिए हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसले के तरकश में वो कोशिश का तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। क्या हुआ? तो जिन बच्चियों ने जहाँ पे आगे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, मैं उनको यहाँ पे बारी बारी उनका नाम लूँगा। वो भी स्टेज पे आएंगी। दीपाक्षी भारद्वाज, रिया भारद्वाज स्पीच के लिए, रितिका परनाडिया स्पीच के लिए, नव्या भारद्वाज पे क्लैपिंग भी करते जाओ। वे तालियां वो बजाते हैं, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है,
तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो दीपिका पूर्वी, दीक्षा देवी, ईशा भारती, डॉक्टर गोल्डी, चिन्नू देवी, मोनिका देवी, महक बदन और तिलकराज। जय भीम, जय भारत। तो अभी मैं आपके सामने स्टेज पे बुलाने जा रहा हूँ आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब अशोक कुमार जी, नायब तहसीलदार। वो स्टेज पे आए और अपने विचार रखें। काबिल इज़्ज़त जनाब BMO साहब, उनके साथ आए डॉक्टर साहब, जनाब टीचर, बाग बूढ़ा कल्याण की कमेटी के मेंबरान, मेरे बुजुर्गों, माता शक्ति व प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज आप जहाँ 14 अप्रैल को श्री बाबा जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी दिल की गहराइयों से मैं आप सबको अपने दिल की अमीर गहराइयों से इस दिन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो जैसे हमारे मास्टर जी कह रहे थे, सबसे पहले मुझे याद है कि उन्होंने बोला कि आप देखिए अम्बेडकर के पहले आपके पास क्या था। तो मुझे सुनकर थोड़ा एक शेर याद आ गया कि मेरी हर सांसों में बाबा जी नाम तुम्हारा होगा, बाबा जी नाम तुम्हारा है, और जहां हम आज खड़े हैं ना, ये हसान बाबा जी तुम्हारा है। ठीक है, तो बाबा जी जिनका पूरा नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, तो वो मध्य प्रदेश मऊ गाँव में पैदा हुए थे 14 अप्रैल 1891 में। तो इस बारे में डिफरेंट टाइप लोगों ने, बच्चों ने, टीचर्स ने डिटेल में बता ही दिया है, फिर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देना लाजम समझूंगा। तो जो एक महान जाति में पैदा हुए थे, उस वक्त की उस जाति को सबसे निचले दर्जे के दबे कुचले लोग माना जाता था। और इनकी जो आज उस पड़ोस में बच्चे थे, स्कूल में जाया करते थे, तो ये भी अपने पिता से जिद करते थे मुझे भी स्कूल में भेजिए। तो चलिए एनी हाउ इनके पिता ने इनको स्कूल में भेजा, तफसील तो सबने बता दिया है। उसके बाद जब बम्बे चले गए और इन्होंने बॉम्बे में डिग्री हासिल की, उसके बाद राजा ने इनको अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा। 4 बच्चों को भेजा, उनमें से एक ये भी थे। और डिग्री हासिल करने के बाद जब वापस हिंदुस्तान में आए तो उनके यहाँ जो सेक्रेटरी डिफेंस जो आर्मी का होता है ना, तो उसमें जो सेक्रेटरी बन गए। लेकिन कुछ लोगों को नागवार ये बात जो थी वो हासिल नहीं हुई। तो जैसे कि हमारे एक टीचर ने बताया है कि एक दिन चपरासी से फाइलें मांगी, तो उसने फाइलें ऐसे फेंक दी तो और पानी तक भी नहीं पिलाते थे। मीन छूताछात चरण सीमा पे थी और बहुत ही छूताछात करते थे। तो उन्होंने, एक लड़की ने बोला, हमारी बच्ची ने, कि उन्होंने उनको निकाल दिया। निकाला नहीं बेटा, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनको किसने निकालना है, वो तो सबको निकाला करते थे, अकेले शेर थे। ठीक है, वो अकेले शेर थे। तो इसी में मैं कह देना चाहता हूँ, अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो 14 अप्रैल भी शेर की कहानी है। ठीक है, तो वो शेर थे। चलो नहीं हूँ, आपको मालूम होगा कि अंग्रेज हिंदुस्तान पे काफ़ी देर तक शासन करते रहे और 1947 में जब आज़ाद हुआ देश,
तो अंग्रेजों को भी ये यकीन नहीं था। अंग्रेज भी कहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं, ये जल्दी ही बिखर जाएंगे। लेकिन देखो बाबा साहब जिनके पास 32 डिग्री थी, 32 डिग्री थी, काफ़ी पढ़े लिखे थे, वो उन्होंने जब मुंबई से, तो वो पहले फर्स्ट दलित थे जो डिग्री हासिल की थी, ठीक है। आज तक उनके बराबर की डिग्रियां शायद ही कोई, मुझे नहीं लगता कोई नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने आखिरकार 2 साल 11 महीने 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, मीन्स आइन दे दिया। उस आइन में उन्होंने एक छोटी से छोटी बात को लिख डाला है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा और तहरीरी मीन्स हैंड रिटन सबसे बड़ा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जिससे सारा जो सिस्टम चलता है, सारी जो चलते हैं ना, जो भी आपके दफ्तर जो भी है, सारा शासन और प्रशासन उसी कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है। तो 47 से पहले शायद आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, तो लेडीज़ को 4 दीवारी के अंदर ही रहना होता था। लेकिन देखिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने राइट्स दिए हैं कि आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें आसमान तक उड़ रही हैं, CM बनी, PM बनी, और सितारे में मंगल तक, सूरज तक कहाँ नहीं जा रही हैं। तो बाबा जी ने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन्होंने बाद में बुद्ध धर्म अपने लाखों समर्थकों के साथ बुद्ध धर्म को अपना लिया था। बाबा जी का कहना है, वो कहते थे कि हमें संगठित होना है, शिक्षित होना है, संघर्ष करना है। तो इकट्ठे मीन्स संगठित का मतलब है हमें इकट्ठा होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारी लाखों मतभेद हो सकते हैं, वो अपनी 4 दीवारी के अंदर ही होने चाहिए। बाहर हमें यूनियन होना चाहिए, यूनियन इज द स्ट्रेंथ। हमें अपने जो भी अखिलाफात हैं वो अपने घर की 4 दीवारी के अंदर ही हल कर लेने चाहिए, बाहर हमारा संगठन होना चाहिए, हमें एकता होनी चाहिए, यूनियन होनी चाहिए। यूनियन इज द स्ट्रेंथ। जिसे किसी ने कहा है कि कट ते लोहे दा लठ, जदू तुसी इकट्ठे हो ना ते तुसी लोहे दी लठ वर्गे हो, कोई बंदा तुहानू मोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। तो जदू तुसी बिखर गए हो ना, तो फिर तुहानू तोड़ना आसान हो जाएगा। शिक्षित उन्होंने कहा थोड़ा पढ़ो लिखो, पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ कि सबने पढ़ाई पर जोर डाला है, पढ़ाई पर। अरे पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ा वो डंगर जो होते हैं ना, जानवर, उनके बराबर होता है। जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि अगर हमें मालूम है कि यहाँ से दयाला से कौन सा रास्ता जाता है, तो हम आगे चरहा में जाएंगे तो कोई कहेगा नीचे जाओ, हमें पता होगा तो हम उसे हरा देंगे, हम सीधा रास्ते में चलेंगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है। कहते हैं इल्म वो कीमती खजाना है, इल्म वो कीमती खजाना है जिसका मोहताज सारा जमाना है। ये इल्म है, इल्म पढ़ाई है। अगर इसको पढ़ोगे, आप शिक्षित बनोगे तो सारा जमाना आपका मोहताज है। मोहताज मेरे ख्याल में आप लोग जानते होंगे, मोहताज क्या है? तुम्हारे अधीन है। फिर उन्होंने कहा था संघर्ष। जब तुम पढ़ोगे, तुम इकट्ठे होगे, हम सब इकट्ठे होंगे, पढ़ेंगे, हमें नॉलेज होगी, तो हम संघर्ष कर ही लेंगे, वो हो जाएगा। संघर्ष भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी पे किसी शायर ने बोला है कि जो पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, जैसे बाबा जी नहीं। चलो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं जहाँ उपस्थित सबसे गुजारिश भी करूँगा कि ये जो बाबा साहब ने कानून लिखा है, ये किसकी दी?
जो हमारे गुरु रविदास जी थे वो भी यही कहते थे, समानता होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का हक होना चाहिए। तो इस काम को बाबा साहब ने लिख कर कानून में वो आपको दे दिया है। तो जो गुरु रविदास जी थे उनके मिशन पे, बाबा साहब के मिशन को हमने आगे बढ़ाना है, जिनको मुझे लगता है बखूबी हमारे संत गुरु गुरदीप गिरी जी पठानकोट वाले, जैसे मेरे किसी दोस्त ने कहा है कि टीचर ने 2 टीचरों ने पता नहीं कहाँ अपनी बुक वहाँ पे दे दी। तो इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको कि वो जो हमारे संत गुरु महाराज जी हैं ना, उन्होंने इस मिशन को जरा थोड़ा आगे बढ़ाया है, उन्होंने लोगों को संगठित किया है। मैंने खुद देखा है, उन्होंने पूरे हमारे जम्मू कश्मीर बाहर तो है ही है, हमारे जम्मू में भी, जम्मू में राजौरी में हर जगह, जहाँ अपने कठुआ में हर जगह उन्होंने लोगों को संगठित किया हुआ है, एक धागे में पिरोया हुआ है। तो साथ में वो शिक्षण भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके पास स्कूल है। चंद 2-4 दिन पहले मेरे पास वहाँ 2-4 बच्चे आए, कहने लगे हम वहाँ एडमिशन है, वेरी गुड। तो वो आपको वो भी करें, क्या पढ़ाई भी दे रहे हैं, वहाँ शिक्षण भी करें, इसलिए हम उनका नाम जो है वो उस मिशन पे चल रहे हैं, इसलिए उनका हम नाम ले रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसे संत गुरु जो भी होते हैं, आप उनकी बातों पे प्लीज मुझे गौर कीजिए। तो कम से कम उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। जब रास्ते पे चलोगे खुद ब खुद कुछ ठिकाने पे लग जाओगे। ताई किसी ने कहा है, जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दवा से बन जाती है। अगर मुलाकात हो जाए किसी कामिल मुर्शिद से तो बात खुदा से बन जाती है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा अफसोस बात भी याद कर दूँगा कि जब हम आ रहे थे, हमने रामपुर छला में भी देखा, टेंट लगा हुआ, वहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है, और जहाँ भी टेंट लगा, जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। जब हम यही रट लगा रहे हैं छोटे बड़े कि संगठित हो जाओ, ठीक है, पढ़ो, तो इसमें कहाँ आपकी एक यूनियन है। मेरा कहना, तो मैंने तो फ़ोन पे उनको भी समझाया था, मेरा कहना है कि आप दोनों जो हमारी मैनेजिंग कमेटीज हैं बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे आके एक डिसाइड करना चाहिए, कोई एक पहले दिन मना ले, दूसरा दूसरे दिन मना ले, तो कि आप यूनियन साबित कर सकें। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं ना कोई शायर हूँ ना मैं कोई लीडर हूँ, मैं ऐसे आपका अजीज़ सिंपल सा आदमी, वो आप सब मुझे जानते हैं। अगर मेरे बोलने में किसी के मेरे नापाक लफ्ज़ से अगर किसी के दिल को जरा सी ठेस लगी हो तो गुस्ताखी माफ़ चाहूँगा। तो मुझे उम्मीद भी है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि मैं आपका अपना हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। पिछले साल जो प्रोग्राम होया, असें 42 बच्चे की सम्मानित किया, 42 बच्चे की सम्मानित किया जिसलै, तो असें इस साल उम्मीद ही कि इस साल साड़ी तादाद जी दुगनी होनी। असें उहदे कोला बद्ध पुरस्कार लैने की कोशिश की, लेकिन गैदरिंग बड़ी घट्ट हुई। एक तो बैसाखी का दिन हा, बदकिस्मती साड़ी है कि बैसाखी भी अज ही। दूआ के जियां कि सवेरा हाल ये गल्लां होआ दियां, साढ़ा समाज बंडोने की कोशिश करता। जिन्हें लोग कहेंगे असें आमंत्रण तो कितों आए थे, वो लोग शायद इस प्रोग्राम को अंग्रेज करते हो, मेरे समाज के लोग, लेकिन वो शायद अंग्रेज करते। नायब साहब मैं तो नोटिस कर लेना चाहना,
अस वेल क्वालीफाइड लोग जिन्हें कि मंत्रित किया क्योंकि अस बच्चे की समानत करना साड़ा लक्ष्य किश होर है लोग किश सोचते हो साड़ा लक्ष्य कि साढ़े जेह्ड़े पिछड़ा वर्ग जेह्ड़ा है दलित समाज का है ऐसा कि ऐसी कैटागरी जी है उस भी अस चाहते कि उन्हें बच्चे की अप्रेशिएट किया जा थोड़ा सा ताकि वो जान अपग्रेड होना तो क्वालिफिकेशन का ही सारा एजुकेशन का ही सारा तो शायद मैं किसी ज़्यादा बोलिया हुआ ये को माफ़ी चाहूँगा मैं अपने कमेटी मैंबर साहब से ते बाकी दे जेह्ड़े अहुदेदार ने जां मेरे बुजुर्ग जी के एक मैं सारा बड़ी खुशखबरी है तुझे सनागा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिहदा असीं जन्मदिन अज मना रहे हैं उनका भवन बनाने वास्ते मैं पहले भी ये गल की शायद कोई भुली जाए जिन्हें नहीं सुनती है उनका भवन बनाने वास्ते 4 कनाल जमीन बाबा साहब के नाम की खरीदी है रजिस्ट्री करवाई है तो उसका काम शुरू किया उसकी प्लेन शुरू लैवलिंग शुरू की 17 तरीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है म्हानपुर मनाना तो मैं सारे लोगों की आखें कि सारे लोग बड़ी चढ़िए हिस्सा लियो उत्थे उस प्रोग्राम की कन्नै उस जगह की देखो तो कन्नै थोड़े इलाके जगह बड़ा बड़ा जगह भवन बनना है अंबेडकर भवन इस पहाड़ी इलाके उस जगह की दिखी है क्योंकि वो एक सांझी जगह है सारे समाज की है उत्थे सारे पुजना है मैं ना आता ही माफी चाह जय भारत। हाँ एक गल और चेता रखो कि 12 बजे तकरीबन 12 बजे पहले पुज्जे कोई लास्ट 12 बजे उत्थे जरूर पुजना है टाइम 12 बजे का बड़ी अचीवमेंट वाली गल है क्योंकि जेह्ड़े मास्टर साहब शादे ने इन्हें अपने साथी की जोड़िया ट्रस्ट बनाई है और मुल्लें जमीन खरीदी साढ़े समाज आस्तै भी बड़ी मुबारक की गल है मैं इन्ना आखदा होई माफी चाह कि माफी तो मैं त्रिपाठी साहब को लग जाएंगे हूँ सारा प्रोग्राम खत्म हो गया लास्ट मौके पुजे काशी मेरे कने एक नारा लाओ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तुसे ना छाट के बोलना लम्मी गल ना मेरी समझ आवा दी ना थोड़े ठीक है ना बाबा साहब जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे दोनों हथ चुकी है ना ये एक बड़ी बड़ी हस्ती पूरे हिंदुस्तान दे विच इत्थे कोई बड़ा नहीं निक्का वो सारे कोला बड़ी हस्ती जिन्हें भारत का संविधान बनाया तो असें कि इत्थे आने तो कोई शर्म महसूस हुआ दी है और मिगी इस गल का पता नहीं ये तो शिवदास जी आख्या करते हैं तो जोरे कन्नै ना एक बारी जरूर रखो बाबा साहब जी अमर है बाबा साहब जी अमर है बाबा साहब जी अमर है। तो एक बारी जी अपनी सारी कमेटी बैठी है इन्हें भी बाकी वाले भी सदी लेंगे तो एक जगह के प्रोग्राम वो है अच्छा लगता और बड़ा प्रोग्राम होगा शिवदास जी और इनकी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करने कमेटी बनाई और अच्छा काम किया इस दिल की गहराई ने तुंदा मता मता धन्यवाद करने हैं। इत्थे कोई सदने सुदने की गल नहीं मिगी भी पूछा दे तुसीं की सद्या मैं क्या इत्थे सवा आसे बाकी वाले की सदना ये सदने सुदने वाला कोई गल नहीं ये सारे का साझा कार्यक्रम है और इसे सारे इकट्ठे हुए करना चाहिए। धन्यवाद। चलो सारे ने पहले प्रसाद